Pakistan Beyond the Crisis State. Editor Dr. Maliha Lodhi. Publisher Oxford University Press. First published 2011 में. बुक का बेसिक ओवरव्यू. ये किताब पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एंगल से. मलिहा लोधी ने इस बुक में ये कहने की कोशिश की है कि पाकिस्तान सिर्फ क्राइसिस का मुल्क नहीं है, इसके अंदर रिकवरी और रिफॉर्म के भी बहुत पोटेंशियल है. Main themes: politics and governance, economy, society and extremism, foreign policy. Chapter 1 पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिहा लोधी. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के पहले चैप्टर की जो पाकिस्तान के बारे में एक नया सोचने का तरीका देती है. पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, एडिटेड बाय डॉक्टर मलिहा लोधी. ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान की स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एंड होप है. मलिहा लोधी कहती हैं कि दुनिया के नज़दीक पाकिस्तान हमेशा क्राइसिस में रहता है, कभी पॉलिटिकल, कभी इकोनॉमिक, कभी सिक्योरिटी क्राइसिस. लेकिन ये सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है. वो लिखती हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फेल्ड स्टेट, इट इज़ अ स्टेट इन ट्रांजिशन. यानी हम गिरते हैं मगर हर दफ़ा उठते भी हैं. ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. एक तरफ इंस्टेबिलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ रेजिलियंस भी है. यहाँ क्राइसिस रिपीट होती है, लेकिन हर दफ़ा मुल्क ने सर्वाइव भी किया है, चाहे वो 1971 का क्राइसिस हो या 1999 की सैंक्शंस वाली इकोनॉमी. मलिहा लोधी लिखती हैं कि ये क्राइसिस नैरेटिव असल में हमारी इंटरनेशनल इमेज का पार्ट बन गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट मीडिया और एनर्जेटिक यूथ है जो मुल्क को चेंज करने की कैपेसिटी रखती है. उनके मुताबिक द चैलेंज इज़ नॉट सर्वाइवल, द चैलेंज इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. इस चैप्टर का एक सेंट्रल आइडिया ये भी है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से नहीं देखना चाहिए. यानी सिर्फ टेररिज्म या आर्मी पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि गवर्नेंस, एजुकेशन और इकोनॉमी के रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं. वो कहती हैं कि अगर हम सिर्फ क्राइसिस पे फोकस करते रहे तो होप और विजन दोनों खो देंगे. इसलिए पाकिस्तान को अपनी नैरेटिव खुद लिखनी चाहिए, एक पॉजिटिव, रिफॉर्म बेस्ड नैरेटिव. पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के दूसरे चैप्टर की द पास्ट एज प्रेजेंट, जिसे लिखा है पाकिस्तान की मशहूर हिस्टोरियन आयशा जलाल ने. ये चैप्टर हमें बताता है कि पाकिस्तान का मौजूदा क्राइसिस असल में पास्ट से जुड़ा हुआ है. हमारी हिस्ट्री सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं, बल्कि आज भी हमारे पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स को शेप करती है. आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने पास्ट को ठीक से समझा ही नहीं. 1947 के बाद हमने अपनी हिस्ट्री को मिथ्स और सेलेक्टिव मेमोरीज से लिखा. वो लिखती हैं, द स्टेट सॉट लेजिटिमेसी थ्रू हिस्ट्री, नॉट अकाउंटेबिलिटी. यानी हमने हिस्ट्री को सच बताने के लिए नहीं, बल्कि अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया. उनके मुताबिक पाकिस्तान की आइडेंटिटी शुरू से ही इस्लामिक आइडियोलॉजी के अराउंड बिल्ड हुई, लेकिन इसका मीनिंग हर दफ़ा पावर होल्डर्स ने अपने हिसाब से बदला. कभी इस्लाम को यूनिटी के लिए यूज़ किया गया, कभी कंट्रोल के लिए. इसी वजह से हमारी पॉलिटिक्स में रिलीजन और स्टेट के बीच टेंशन हमेशा रही. आयशा जलाल कहती हैं कि रिलीजन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट इट्स सोल्यूशन. ये चैप्टर बताता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एलीट सबने अपने फायदे के लिए हिस्ट्री को शेप किया. रिजल्ट, अ नेशन डिवाइडेड बिटवीन आइडियोलॉजी और रियलिटी. हर क्राइसिस, चाहे वो 1958 का मार्शल लॉ हो या 1971 का ब्रेकअप, ये सब हमारी पास्ट मिस्टेक्स का कंटिन्यूएशन है. इसलिए चैप्टर का टाइटल है द पास्ट एज प्रेजेंट, क्योंकि हमारा गुजरा हुआ वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, वो आज भी हमारे डिसीजंस और कॉन्फ्लिक्ट्स में जिंदा है. लेकिन आयशा जलाल होपलेस नहीं है. वो कहती हैं कि अगर हम अपनी हिस्ट्री से ऑनेस्टली सीख लें तो हम अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं. उनका मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ट्रूथफुल हिस्ट्री और क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, ना कि मिथ्स और स्लोगन्स की. तो ये था चैप्टर 2, आयशा जलाल का द पास्ट एज प्रेजेंट. ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने पास्ट से भागते रहेंगे तो वो हमेशा हमारे प्रेजेंट को हॉन्ट करता रहेगा. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत पर जिनका नाम पाकिस्तान की पहचान है. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना.
डॉक्टर अकबर एस अहमद अपने ऐसे वाई जिन्हा मैटर्स में बताते हैं कि जिन्हा सिर्फ पाकिस्तान के फाउंडर नहीं बल्कि एक विजन और एक मॉरल एग्जाम्पल थे जो आज भी हमारे लिए रास्ता दिखाते हैं। डॉक्टर अकबर अहमद लिखते हैं कि जिन्हा का विजन एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहां लॉ और जस्टिस हर इंसान के लिए बराबर हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। उनका बिलीफ था कि इस्लाम का असल मतलब है टॉलरेंस और जस्टिस, ना कि एक्सट्रीमिज्म या वायलेंस। उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया, लेकिन रिलीजन को एक मॉरल गाइड के तौर पर देखा, ना कि पॉलिटिकल वेपन के तौर पर। डॉक्टर अहमद कहते हैं कि जिन्हा का विजन हमने कहीं खो दिया है। आज का पाकिस्तान करप्शन, इनटॉलरेंस और डिवीजन का शिकार है। अगर जिन्हा आज होते तो शायद वो सबसे पहले हमसे पूछते, क्या यही पाकिस्तान था जिसका सपना मैंने देखा था? उनके नज़दीक पाकिस्तान एक लेबॉरेटरी थी जहां हम इस्लामिक वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी और जस्टिस को प्रैक्टिस करते, लेकिन अफसोस हम उस आइडियल से दूर चले गए। डॉक्टर अकबर अहमद ने जिन्हा को डिस्क्राइब किया है एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, डिसिप्लिन एंड मॉरल करेज। उन्होंने कभी अपने पर्सनल गेन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो एक लॉयर थे, लॉजिक और लॉ के इंसान, और उनका पॉलिटिक्स भी लॉ और एथिक्स पे बेस था। यही वजह है कि अकबर अहमद कहते हैं, जिन्हा मैटर्स बिकॉज ही रिमाइंड्स अस व्हाट लीडरशिप ट्रूली मीन्स। जिन्हा का मैसेज सिंपल था, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये सिर्फ स्लोगन नहीं, एक कंप्लीट मॉरल फ्रेमवर्क था पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर अकबर अहमद कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड स्टेट बनाना चाहते हैं तो हमें जिन्ना की सोच और कैरेक्टर दोनों को समझना होगा। सो लिसनर्स, आज का सवाल ये है, क्या हम जिन्ना के पाकिस्तान में रह रहे हैं या उससे बिल्कुल दूर चले गए हैं? सोचेगा ज़रूर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत दिलचस्प और दिल छू लेने वाले चैप्टर पर, वाई पाकिस्तान विल सर्वाइव। लिखा गया है हमारे अपने मोहसिन हामिद ने। हाँ, वही मोहसिन हामिद जिन्होंने द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट लिखी थी। उनका लिखने का स्टाइल ना बस दिल को छू जाता है, और इस ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक होप, एक उम्मीद का मैसेज दिया है जो सुनकर लगता है यार शायद सब ठीक हो सकता है। #पीस। मोहसिन हामिद कहते हैं कि जब दुनिया पाकिस्तान को देखती है तो उन्हें लगता है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स का मुल्क हैं। टेररिज्म, करप्शन, लोड शेडिंग, इन्फ्लेशन, लिस्ट लंबी है। लेकिन वो पूछते हैं कि क्या बस यही पाकिस्तान है? उनके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, एक लिविंग, ब्रीदिंग, स्माइलिंग सोसाइटी है। वो लिखते हैं कि हर मुश्किल के बावजूद पाकिस्तान जिंदा है, धड़क रहा है और लोग हंस रहे हैं। अच्छा, बिजली चली गई, कोई बात नहीं, चलो चाय बना लेते हैं कैंडल लाइट में। यही तो रेजिलियंस है ना। हामिद कहते हैं पाकिस्तान सर्वाइव करेगा क्योंकि यहाँ के लोग रिफ्यूज टू गिव अप। चाहे इकोनॉमी डाउन हो या पॉलिटिक्स का तमाशा हो, हमें एक जज्बा है, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं वी आर अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, ड्रीमर्स एंड सर्वाइवर्स। वाह, क्या लाइन है। पाकिस्तान के लोग हर सिचुएशन में कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। वो रेजिलियंस, वो ह्यूमर, यही हमारी असली ताकत है। हामिद कहते हैं हाँ, हमारी प्रॉब्लम्स रियल हैं, पर होप भी रियल है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल सर्वाइव नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लीडर्स बट बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। उनके मुताबिक पाकिस्तान में क्रिएटिविटी और एनर्जी भरपूर है। देखो ना, यूथ कितनी टैलेंटेड है। लोग आर्ट बना रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट, हाँ तुम्हारा भी। यही चीज़ें पाकिस्तान को जिंदा रखती हैं। हामिद कहते हैं एज लॉन्ग एज देर इज इमेजिनेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान विल नॉट डाई। क्या बात कह दी। तो दोस्तों, मोहसिन हामिद का मैसेज सिंपल है, पाकिस्तान को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क सिर्फ जमीन नहीं, ये लोगों के दिलों में है। तो अगली दफा जब कोई बोले कि पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क है, तो मुस्कुराना और कहना नहीं भाई, हम में रोशनी अभी जिंदा है। जहां वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताती, बल्कि ये कहती हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस से बाहर आ सकता है, और ये सुनकर दिल में एक उम्मीद जागती है कि हाँ, हम में वो ताकत है जो चीज़ों को बदल सकती है। कहती हैं कि पाकिस्तान को समझने के लिए सिर्फ उसकी प्रॉब्लम्स देखना काफ़ी नहीं। क्राइसिस तो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक इंस्टीट्यूशंस, करप्शन और थोड़ा ट्रस्ट का क्राइसिस भी बिटवीन पीपल एंड लीडर्स। लेकिन वो लिखती हैं कि ये क्राइसिस टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं। ये हमारी कलेक्टिव चॉइसेस का रिजल्ट हैं, और जब हम अपनी सोच और अप्रोच बदलते हैं तो सिस्टम भी बदल सकता है।
उनके वर्ड्स में, पाकिस्तान इज नॉट कंडेम्ड टू क्राइसिस, इट इज केपेबल ऑफ रिन्यूअल। वाह, क्या लाइन है। अब यही वो पॉइंट है जहां डॉक्टर लोधी एक होपफुल टोन लाती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा। 1. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। सिस्टम तभी चलेगा जब इंस्टीट्यूशंस पावरफुल और फेयर हो, कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे अमीर हो या गरीब। दूसरा, गुड गवर्नेंस। वो कहती हैं कि लीडरशिप को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, सर्विस समझना चाहिए। लीडर्स को आवाम के लिए काम करना होगा, नॉट फॉर पावर गेम्स। तीसरा, नेशनल यूनिटी। एथनिक और सेक्टेरियन डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान तभी स्टेबल होगा जब हम अपने कॉमन आइडेंटिटी पर गर्व करें। हम सब पाकिस्तानी हैं। मलिहा लोधी बहुत क्लियरली कहती हैं कि अगर पाकिस्तान को चेंज करना है तो उस चेंज का इंजन यंग जनरेशन है। उनके मुताबिक यूथ सिर्फ कंप्लेन न करे बल्कि कंट्रीब्यूट करे। एजुकेशन, अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीज़ें पाकिस्तान को बियॉन्ड क्राइसिस ले जा सकती हैं। वो कहती हैं कि सोसाइटी में भी सिविक सेंस और टॉलरेंस बढ़ानी होगी। एक मैच्योर नेशन वो होती है जो डिफरेंस को एक्सेप्ट करती है और उससे थ्रेट नहीं समझती। मलिहा लोधी बहुत क्लियरली कहती हैं कि अगर पाकिस्तान को चेंज करना है तो उस चेंज का इंजन यंग जनरेशन है। उनके मुताबिक यूथ सिर्फ कंप्लेन न करें बल्कि कंट्रीब्यूट करे। एजुकेशन, अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीज़ें पाकिस्तान को बियॉन्ड क्राइसिस ले जा सकती हैं। वो कहती हैं कि सोसाइटी में भी सिविक सेंस और टॉलरेंस बढ़ानी होगी। एक मैच्योर नेशन वो होती है जो डिफरेंस को एक्सेप्ट करती है और उससे थ्रेट नहीं समझती। चैप्टर के एंड में मलिहा लोधी लिखती हैं कि पाकिस्तान के पास सब कुछ है, रिसोर्सेज, यूथ, लोकेशन और एक रिजिलियंट नेशन। बस ज़रूरत है एक नई सोच, एक नई लीडरशिप और एक नई कमिटमेंट की। उनका मैसेज सिंपल है, डोंट डिफाइन पाकिस्तान बाय इट्स फेलियर्स, डिफाइन इट बाय इट्स पोटेंशियल। वाह, क्या बात कह दी उन्होंने। मतलब हाँ, हम गिरते हैं लेकिन उठते भी हैं, और जब तक ये जज्बा जिंदा है पाकिस्तान हमेशा बियॉन्ड द क्राइसिस जा सकता है। आर्मी एंड पॉलिटिक्स बाय शुजा नवाज। पाकिस्तान की कहानी सिर्फ सियासत की नहीं, वो एक यूनिफॉर्म और एक वोट के बीच चलती जंग की कहानी भी है। आज हम बात कर रहे हैं शुजा नवाज के लिखे हुए चैप्टर आर्मी एंड पॉलिटिक्स पर, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम रिश्ते को समझाता है, फौज और सियासत का रिश्ता। शुजा नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन नहीं रही, बल्कि उसने अपने अस्तित्व को पॉलिटिक्स के अंदर डीपली इम्बेड कर लिया है। 1947 के बाद से ही, जब सिविलियन इंस्टीट्यूशंस वीक थे, आर्मी ने अपनी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन के जरिए स्टेट के पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह बना ली। थिंक अबाउट इट। 1948 में कश्मीर वॉर, 1958 में अयूब खान का मार्शल लॉ, 1977 में ज़ियाउल हक का टेक ओवर और 1999 में मुशर्रफ का कू। हर दफ़ा जब सियासत में क्राइसिस आया, आर्मी ने स्टेप इन किया स्टेबिलिटी के नाम पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टेबिलिटी वाकई मिली या डेमोक्रेसी कमज़ोर होती गई? शुजा नवाज लिखते हैं कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस सिर्फ पावर का इशू नहीं, एक माइंडसेट का मसला भी है। आर्मी अपने आप को गार्डियन ऑफ द स्टेट समझती है, जबकि पॉलिटिशियंस को करप्ट और इनकॉम्पिटेंट नजर करती है। ये थिंकिंग ही वो वॉल है जो पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देती। मगर शुजा नवाज कहते हैं कि हल मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब तक इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन नहीं होते और सिविलियन लीडर्स अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी और विजन नहीं लाते, फौज नेचुरली खाली स्पेस फिल करती रहेगी। सोचने वाली बात यह है, जिस मुल्क की फौज उसकी सरहदों की हिफाजत करे वो इज्जत पाता है, लेकिन जब फौज सियासत करे तो सियासत कमजोर होती है। पाकिस्तान के लिए असल कुदरत तब होगी जब यूनिफॉर्म और बैलेट दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें। ये था शुजा नवाज का नज़रिया आर्मी एंड पॉलिटिक्स से। द प्रेटोरियंस एंड द पीपल बाय सईद शफकत, फ्रॉम द बुक पाकिस्तान इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस। कुछ मुल्कों में लोग सियासत को चलते हुए देखते हैं और कुछ मुल्कों में सियासत को यूनिफॉर्म चला लेती है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सईद शफकत के लिखे हुए चैप्टर द प्रेटोरियंस एंड द पीपल पर। एक ऐसी कहानी जहां फौज और आवाम के दरमियान का रिश्ता पाकिस्तान के सियासी नक्शे को बरसों से शेप करता आया है।
सईद शफकत एक अहम सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है, आवाम के या उन लोगों के जो यूनिफॉर्म में गार्डियंस कहलाते हैं? वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में प्रिटोरियन कल्चर डेवलप हो गया है। प्रिटोरियंस असल में एक पुराना रोमन लफ्ज़ है जो उन फौजियों के लिए इस्तेमाल होता था जो हुक्मरानों की हिफाजत करते करते आखिरकार खुद हुक्मरान बन गए। और पाकिस्तान में यही हुआ। 1947 के बाद जब नया मुल्क बना, सिविल इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी अभी तक मजबूत नहीं हुए थे। फौज जो डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज थी, वो धीरे धीरे स्टेट का सेंट्रल पिलर बन गई। 1958, 1977 और 1999 के कूज सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं थे, वो इस प्रिटोरियन माइंडसेट की मिसाल थे जहां आर्मी ने अपने आप को सेवियर के तौर पर समझा। डॉक्टर शफकत कहते हैं कि ये फिनोमिनन सिर्फ मिलिट्री के पावर का नतीजा नहीं, बल्कि आवाम की साइकोलॉजी का भी एक हिस्सा है। पाकिस्तान में लोगों ने बरसों तक ये तसव्वुर रखा कि आर्मी ही मुल्क को बचाएगी। जब भी पॉलिटिकल करप्शन या गवर्नेंस क्राइसिस आता, लोग खुद आर्मी इंटरवेंशन की आवाज़ उठाते, और इसी तरह आवाम ने भी बेइख्तियार होकर अपनी डेमोक्रेसी वीकन कर दी। सईद शफकत लिखते हैं कि ये म्यूचुअल डिपेंडेंस डेंजरस है। सिविलियन गवर्नमेंट्स आर्मी पे रिलाई करती हैं और आर्मी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है। यानी सिस्टम में एक इनविजिबल पार्टनरशिप बन गई है जो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन को रोक देती है। लेकिन डॉक्टर शफकत ये भी मानते हैं कि फौज ने मुल्क को कोलैप्स होने से बचाया भी है। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन ने कई दफ़ा क्राइसिस में स्टेट को संभाला है, लेकिन सवाल वही है, एट व्हाट कॉस्ट? क्या स्टेबिलिटी के लिए डेमोक्रेसी सैक्रिफाइस कर देनी चाहिए? क्या आवाम को लीडरशिप सिर्फ बैरिक्स से मिलनी चाहिए? डॉक्टर सईद शफकत का जवाब है नहीं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बनना है तो सिविलियन और मिलिट्री बैलेंस बरकरार रखना होगा। आवाम को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, वोट देना, सवाल उठाना और इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा रखना। फौज तभी अपनी जगह पर रहेगी जब सियासत अपनी जगह पर मजबूत खड़ी हो। तो सोचिए, क्या हमने अपने प्रेटोरियंस को इतनी ताकत दी है कि आवाम खुद पीछे रह गई है? या अब वक्त आ गया है कि आवाम अपनी ताकत को पहचाने और यूनिफॉर्म के साथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हो? आइडियोलॉजिकली अड्रिफ्ट बाय जाहिद हैदर। एक मुल्क जिसका वजूद आइडियोलॉजी पर बना, लेकिन जहां आइडियोलॉजी खुद गुम हो गई। ये कहानी है पाकिस्तान की, और डॉक्टर जाहिद हैदर इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकली अड्रिफ्ट। 1947 में पाकिस्तान एक ऐसी ख्वाब के साथ बना था जो इस्लाम, इक्वालिटी और आइडेंटिटी के अराउंड घूमता था। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया तो उनका तस्वुर एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट का था, जहां दीन और डेमोक्रेसी दोनों साथ चल सकें। लेकिन 1948 के बाद से एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर जाहिद हैदर कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी आइडियोलॉजी को कभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया। एक तरफ इस्लामिक आइडेंटिटी का स्लोगन था और दूसरी तरफ मॉडर्न नेशन स्टेट का ड्रीम। रिजल्ट, अ कंट्री कॉट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, फेथ एंड फंक्शन। यहां से एक सवाल उठता है, आखिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है क्या? हर दौर में इसका जवाब बदलता गया। 1950s में इस्लाम को स्टेट का मरकज बनाया गया। 1960s में अयूब खान ने मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलर नेशनलिज्म की बात की। 1970s में भुट्टो ने इस्लामिक सोशलिज्म इंट्रोड्यूस किया और 1980s में ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन को इम्पोज कर दिया। यानी हर हुक्मरान ने अपनी पॉलिटिकल ज़रूरत के हिसाब से आइडियोलॉजी का मतलब बदल दिया। डॉक्टर जाहिद हैदर लिखते हैं कि ये कांस्टेंट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स ने अवाम को कंफ्यूज कर दिया। अ कॉमन पाकिस्तानी अब नहीं समझता कि मुल्क का डायरेक्शन क्या है। क्या हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं? क्या हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं? क्या हम रीजनल आइडेंटिटी पे खड़े हैं या ग्लोबल उम्मा का हिस्सा? ये एम्बिग्विटी पाकिस्तान की एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल स्पीचेस और इवन मीडिया में घुस गई है। डॉक्टर हैदर ये भी कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट ने सोसाइटी में पोलराइजेशन क्रिएट की। एक तरफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बढ़ती गई और दूसरी तरफ लिबरल एलीट अलग दुनिया में चल दिए। रिजल्ट, अ डिवाइडेड नेशन, जहां न रिलीजन से कंसेंसस बनता है न मॉडर्निटी से कॉन्फिडेंस।
इस कन्फ्यूजन ने अवाम को ट्रस्ट लूज करवा दिया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे भी और अपने कलेक्टिव फ्यूचर पे भी। लेकिन डॉक्टर जाहिद हैदर होपलेस नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को बियॉन्ड क्राइसिस ले जाना है तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ पर्पस लाजमी है। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो रियलिस्टिक हो, इंक्लूसिव हो और जहां इस्लाम सिर्फ स्लोगन्स नहीं, एक एथिकल, जस्ट और ह्यूमेन सिस्टम के तौर पर समझा जाए। डॉक्टर हैदर कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही नैरेटिव बनाता है। अगर हम अपने टेक्स्ट बुक्स, मीडिया और डिस्कोर्स में क्रिटिकल थिंकिंग और टॉलरेंस ला सकें, तो हम अपने आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट को डायरेक्शन में बदल सकते हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है रिकन्सिलिएशन की, बिटवीन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, बिटवीन आइडेंटिटी एंड मॉडर्निटी और बिटवीन हिस्ट्री एंड फ्यूचर। तो दोस्तों, जाहिद हैदर हमें रिमाइंड करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक टेरिटरी नहीं, एक आइडिया है, और जब तक वो आइडिया क्लियर नहीं होगा, हम हर दौर में अड्रिफ्ट रहेंगे, बेसमुंदर के सफ़र पर बिना कंपस के जहाज जैसे। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट की नहीं है, बल्कि किसी भी मुल्क की सस्टेनेबिलिटी और डायरेक्शन की। तो ये था डॉक्टर जाहिद हैदर का चैप्टर आइडियोलॉजिकली अड्रिफ्ट। बैटलिंग मिलिटेंसी बाय जाहिद हुसैन का एक मुल्क जहां खौफ भी रहता था और उम्मीद भी, जहां बॉम्ब्स गिरते थे लेकिन स्कूल भी खुलते थे। ये पाकिस्तान की कहानी है और जाहिद हुसैन कहते हैं बैटलिंग मिलिटेंसी। 2000s के दौर में पाकिस्तान ने एक बैटलफील्ड बन गया था, लेकिन ये जंग किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं थी, ये जंग थी अपने अंदर के दुश्मनों के खिलाफ। जाहिद हुसैन लिखते हैं, मिलिटेंसी सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू नहीं, एक माइंडसेट का मसला है, एक आइडियोलॉजी जो सोसाइटी के अंदर घुस गई है। ये सब शुरू हुआ 1980s के अफगान जिहाद से। तब पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ फाइटर्स को सपोर्ट किया। उन्हें मुजाहिदीन कहा गया, हीरोज ऑफ इस्लाम। लेकिन जब जंग खत्म हुई, यही फाइटर्स पाकिस्तान के अंदर रह गए और उनका मिशन बदल गया। अब वो अपने ही मुल्क को इस्लामिक स्टेट बनाने निकले। यहां से शुरू हुई मिलिटेंसी की दास्तान। जाहिद हुसैन कहते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान एक डेंजरस क्रॉस रोड पे आ गया था। एक तरफ अमेरिका का प्रेशर था, वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करो, और दूसरी तरफ रिलीजियस ग्रुप्स जो समझते थे कि पाकिस्तान ने इस्लाम का सौदा कर लिया है। इस बीच पाकिस्तान फंस गया एक मॉरल और पॉलिटिकल डायलेमा में। 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन ने सब कुछ बदल दिया। इस्लामाबाद के दिल में ये ऑपरेशन हुआ और पूरे मुल्क में फायर फैल गई। ट्राइबल एरियाज में मिलिटेंट्स ने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाए। स्वाट, बजौर, वजीरिस्तान, आर्मी को पहली बार अपने लोगों के खिलाफ उतरना पड़ा। जाहिद हुसैन लिखते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे पेनफुल सिविल कॉन्फ्लिक्ट थी। एक तरफ सोल्जर्स शहीद हो रहे थे, दूसरी तरफ इनोसेंट सिविलियंस भी। कहीं मदर्स अपने बेटे खो रही थीं और कहीं स्कूल बच्चों का खून उनके बैग्स में गिरता था। फिर 2014 में हुआ वो सबसे अंधेरा दिन, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर अटैक। ये वो मोमेंट था जब पूरी कौम ने कहा, अब बस। फिर शुरू हुई ऑपरेशन की सीरीज, ज़रबे आज़ब, रद्दुल फसाद और नेशनल एक्शन प्लान। जाहिद हुसैन लिखते हैं कि इन ऑपरेशंस ने मिलिटेंसी के नेटवर्क्स को ब्रेक किया और पाकिस्तान ने एक नया फेज एंटर किया, रिकवरी एंड रियलाइजेशन। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से माइंडसेट नहीं बदलता, रियल बैटल अब भी चल रही है, स्कूल्स, मदरसाज, मीडिया और मॉस्क्स के अंदर। जाहिद हुसैन का मैसेज क्लियर है कि अगर पाकिस्तान को मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म से बचाना है तो सिर्फ गन्स नहीं, एजुकेशन और इंक्लूजन जरूरी हैं। उनके मुताबिक जब तक हम अपने लोगों को बिलोंगिंग का एहसास नहीं देंगे, वो किसी भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने लिखा, मिलिटेंसी का सल्यूशन सिर्फ ऑपरेशंस नहीं, एक नई सोच है जहां अवाम, स्टेट और इंस्टीट्यूशंस मिलकर पीस को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान तभी ट्रूली सिक्योर होगा जब टॉलरेंस, डायलॉग और जस्टिस टेरर से ज्यादा ताकतवर बनेंगे। जाहिद हुसैन कहता है, बैटलिंग मिलिटेंसी इज नॉट जस्ट फाइटिंग द एनिमी आउटसाइड, इट्स फाइटिंग द फियर विद इन। पाकिस्तान ने खून, आंसू और दुख सह लिया, लेकिन अब वो सीख रहा है कि अमन सिर्फ जंग से नहीं, समझ से जीता जाता है। और शायद अब हम फाइनली अपनी क्राइसिस स्टेट से निकलकर पीसफुल स्टेट बनने के रास्ते पर हैं। Retooling Institutions by Dr. Ishrat Hussain.
एक मुल्क सिर्फ लोगों से नहीं बनता, वो बनता है उन इंस्टीट्यूशन से जो उसे चलाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और गाइड करते हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान का क्राइसिस पॉलिटिकल नहीं, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान के बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जैसे सिविल सर्विस, जुडिशरी, पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करें, किस डायरेक्शन में चलें। डॉक्टर इशरत हुसैन लिखती हैं कि 1947 में पाकिस्तान ने एक नीसेंट स्टेट के तौर पर शुरुआत की। रिसोर्सेज कम थे, ट्रेंड लोग कम थे और सिस्टम बोरोड था, ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर का। लेकिन वक्त के साथ ये सिस्टम सर्विस डिलीवरी से ज़्यादा स्टेटस को का निज़ाम बन गया। सिविल सर्वेंट्स लोगों के लिए काम करने के बजाय अथॉरिटी और पावर का सिंबल बन गए। डॉक्टर इशरत हुसैन कहती हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में दो बड़ी खामियां हैं। 1. वीक अकाउंटेबिलिटी, 2. ओवर सेंट्रलाइजेशन। वो कहते हैं कि जब तक अकाउंटेबिलिटी सिर्फ स्पीचेस तक रहेगी और पावर सिर्फ टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी, तब तक गवर्नेंस कोलैप्स होती रहेगी। आज ब्यूरोक्रेसी फाइल्स में फंसी है, जुडिशरी डिलेज में और पॉलिटिक्स पर्सनल लॉयल्टीज में। रिजल्ट, इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। डॉक्टर हुसैन लिखते हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस एक टाइम पे दुनिया के बेस्ट मॉडल्स में से थे, मगर उन्हें रिफॉर्म करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स सिर्फ पेपर पे रहे, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एक जोक बन गया और रिजल्ट ये हुआ कि कॉम्पिटेंट लोग सिस्टम से निकल गए और सिस्टम उन लोगों से भर गया जो स्टेटस को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर डॉक्टर इशरत हुसैन एक सवाल पूछते हैं, कैन पाकिस्तान रीइन्वेंट इट्स इंस्टीट्यूशंस? उनका जवाब है येस, बट विद करेज। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक रीटूलिंग प्रोसेस चाहिए, जहां हर इंस्टीट्यूशन को क्लैरिटी ऑफ रूल, इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी मिले। जैसे पार्लियामेंट को पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को एग्जीक्यूशन पे, जुडिशरी को जस्टिस डिलीवरी पे और मिलिट्री को सिक्योरिटी तक लिमिटेड रहना चाहिए। बूस्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस बाय मुदस्सर मजहर मलिक कहते हैं, हर मुल्क ग्लोबल रेस में दौड़ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में आगे, कोई इनोवेशन में और कोई ट्रेड और एक्सपोर्ट्स में। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस दौड़ में कहीं नजर आता है? मुदस्सर मजहर मलिक कहते हैं, पाकिस्तान में पोटेंशियल तो इन्फिनिट है, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत पीछे रह गई है। टर्निंग एनर्जी अराउंड बाय जियाद अलादाद। बिजली चली गई, ये लाइन हम सब ने हजारों दफ़ा सुनी है। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस सिर्फ बिजली का मसला नहीं, ये प्लानिंग और प्रायोरिटीज़ का क्राइसिस है। जियाद अलादाद कहते हैं, एन कंट्री विदाउट एनर्जी इज़ अ कंट्री विदाउट डायरेक्शन। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कई साल तक डायरेक्शन के बगैर चलता रहा। वो लिखते हैं कि हमारे एनर्जी सिस्टम में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। 1. प्लानिंग और गवर्नेंस का कोलैप्स। 2. रिसोर्स मिसमैनेजमेंट। 3. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पाकिस्तान में पावर प्लांट्स हैं, फ्यूल भी है, लेकिन कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लिंक करे। रिजल्ट, लोड शेडिंग, सर्कुलर डेट और इंडस्ट्रियल लॉसेस। जियाद कहते हैं, हमारे पास पोटेंशियल कम नहीं है, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम अपनी एनर्जी पॉलिसी में शॉर्ट टर्म फिक्सेस लगाते रहे। जब डिमांड बढ़ती है, हम इमरजेंसी इंपोर्ट्स करते हैं, जब बिल्स बढ़ते हैं, सब्सिडीज देते हैं, लेकिन किसी ने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। एनर्जी प्लानिंग में पॉलिटिक्स ज़्यादा, प्रोफेशनलिज्म कम। उनके मुताबिक पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस टेक्निकल नहीं, इंस्टीट्यूशनल है। एनर्जी गवर्नेंस फ्रैगमेंटेड है, हर मिनिस्ट्री अपना डिसीजन लेती है, कोऑर्डिनेशन जीरो, और करप्शन ने सिस्टम का खून चूस लिया है। सर्कुलर डेट ट्रिलियन तक पहुंच गया है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉस में चल रही हैं। वो लिखते हैं कि विदाउट गवर्नेंस रिफॉर्म, मोर मेगावाट्स विल ओनली मीन मोर मेगावाट्स लॉस्ट। यानी अगर सिस्टम गंदा है तो बिजली बढ़ा के भी फायदा नहीं। लेकिन जियाद अलादाद होपलेस नहीं है। वो कहते हैं, पाकिस्तान कैन टर्न एनर्जी अराउंड इफ इट चेंजेस हाउ इट थिंक्स। सोल्यूशन उनके मुताबिक सिंपल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहता है। 1. इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी। हर सोर्स जैसे हाइड्रो, थर्मल, गैस, सोलर को कंबाइन करके एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाना। 2. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म।
मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक नेशनल एनर्जी अथॉरिटी बनाई जाए जो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। 3. इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि सोलर और विंड से बिजली सस्ती और क्लीन दोनों होती है। 4. एनर्जी एफिशिएंसी, लोगों और इंडस्ट्रीज को एजुकेट करना कि वेस्ट कम करें। उनके मुताबिक अगर हम अपनी एनर्जी पॉलिसी को शॉर्ट टर्म सब्सिडीज से निकालकर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएं, तो पाकिस्तान सिर्फ अपनी डिमांड नहीं, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। एनर्जी इज नॉट अ बर्डन, वो लिखते हैं, इट्स द इंजन ऑफ ग्रोथ। यानी अगर हम अपनी एनर्जी को ठीक से हैंडल कर लें तो यही क्राइसिस हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन सकता है। ज़ियाद अलादाद कहते हैं, एनर्जी इज़ पावर, नॉट जस्ट इन वोल्ट्स बट इन विजन। पाकिस्तान के पास वो विजन हो तो लाइट सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी वापस आ सकती है। एजुकेशन एज अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव बाय शंजा खान एंड मोईद यूसुफ। हर सुबह पाकिस्तान के स्कूल के बाहर यूनिफॉर्म में खड़े बच्चे, वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। लेकिन सवाल ये है, हम उनका फ्यूचर बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? शंजा खान और मोईद यूसुफ कहते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ सोशल नीड, इट्स अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव। यानी तालीम सिर्फ किताब नहीं, कौम की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। 1 इंग्लिश मीडियम एलीट्स, 2 उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स और 3 मदरसास। यानी हम एक ही मुल्क में 3 पाकिस्तान बनाते जा रहे हैं। हर ग्रुप का सोच, लैंग्वेज और वर्ल्ड व्यू अलग है। ऑथर्स कहते हैं ये डिवाइड सिर्फ इनक्वालिटी नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जब सोच अलग तो डायरेक्शन भी अलग, और एक डिवाइडेड नेशन कभी स्ट्रांग नहीं होती। वो लिखते हैं कि हर डेवलप्ड कंट्री ने एजुकेशन को डिफेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट किया है। जापान ने टेक्नोलॉजी से अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड की, कोरिया ने लिटरेसी से पॉवर्टी ख़त्म की, चाइना ने रिसर्च और स्किल से दुनिया को सरप्राइज कर दिया। और पाकिस्तान अभी तक सिलेबस और टीचर्स की शॉर्टेज में फंसा हुआ है। लेकिन शंजा खान और मोईद यूसुफ होपलेस नहीं हैं। वो लिखते हैं, एजुकेशन इज पाकिस्तान्स ग्रेटेस्ट अनटैप्ड वेपन। सोल्यूशन क्या है? वो 4 क्लियर स्टेप्स बताते हैं नीचे। 1. नेशनल करिकुलम रिफॉर्म, एक मॉडर्न और यूनिफाइड सिलेबस जो क्रिटिकल थिंकिंग और टॉलरेंस सिखाए। 2. टीचर ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स, टीचर्स को प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट करो क्योंकि वो फ्यूचर बिल्डर्स हैं। 3. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एनजीओज, टेक फर्म्स और लोकल कम्युनिटीज मिलकर एजुकेशन को यूनिवर्सल बना सकते हैं। 4. लिंक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, डिग्रीज नहीं, स्किल्स चाहिए। तालीम ऐसी हो जो काम में आए, सिर्फ मार्क्स में नहीं। ऑथर्स लिखते हैं, एवरी क्लासरूम लेफ्ट एम्प्टी इज अ बैटलफील्ड लॉस्ट। सोचो, अगर हर बच्चा स्कूल में हो तो हर घर में पीस, प्राइड और प्रोग्रेस हो सकती है। एजुकेशन सिर्फ रोशनी नहीं, वो एक शील्ड है जो जहालत, नफरत और एक्सट्रीमिज्म से बचाता है। पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर स्टेट बाय फिरोज हसन खान। एक मुल्क जिसे दुनिया ने हमेशा अनस्टेबल कहा, एक कौम जिसे हर मोड़ पर टेस्ट किया गया, और एक फैसला जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। फिरोज हसन खान लिखते हैं, Becoming a nuclear state was not a choice for Pakistan. It was a necessity for survival. यानी जब दुनिया ने प्रेशर बनाया, पाकिस्तान ने पावर बनाई। 1974, इंडिया conducts its first nuclear test at पोखरन, और सिर्फ 1 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, If India builds the bomb, we will eat grass but build our own. यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जर्नी शुरू की, एक मिशन ऑफ डिटेरेंस, नॉट डिस्ट्रक्शन। फिरोज हसन खान बताते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ साइंटिस्ट्स का प्रोजेक्ट नहीं था, ये नेशनल मूवमेंट था। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान और उनकी टीम ने लिमिटेड रिसोर्सेज में वो कर दिखाया जो दुनिया के पावरफुल नेशंस भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन इस जर्नी में सीक्रेसी, सैक्रिफाइस और स्लीपलेस नाइट्स थी। खान कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स गेव पाकिस्तान साइकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब इंडिया के साथ मिलिट्री इम्बैलेंस के बावजूद पाकिस्तान के पास डिटरेंस का टूल आ गया।
यानी अब कोई भी अटैक करने से पहले सोचने पर मजबूर हो गया। ये पावर पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंस शील्ड बन गई। लेकिन ऑथर ये भी मानते हैं कि न्यूक्लियर पावर डबल एज्ड स्वॉर्ड है, एक तरफ सिक्योरिटी तो दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन स्ट्रक्चर जहां मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप दोनों इन्वॉल्व्ड हैं। वो लिखते हैं, द वर्ल्ड ऑफन मिसअंडरस्टैंड्स पाकिस्तान्स न्यूक्लियर मोटिव्स, दे आर डिफेंसिव नॉट अग्रेसिव। पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मतलब सिर्फ डिफेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी है। अब हम किसी सुपर पावर के मर्जी पर नहीं हैं। यही वजह है कि फेरोज हसन खान इसे स्ट्रेटेजिक इक्वलाइजर कहते हैं। पॉज। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया के पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह बना ली है। लेकिन खान वॉर्न भी करते हैं, हैविंग द बॉम्ब इज नॉट इनफ, द रियल पावर लाइज इन हाउ यू मैनेज इट। उनके मुताबिक एजुकेशन, साइंस और डिप्लोमेसी से ही पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर क्रेडिबिलिटी सस्टेन कर सकता है। वो कहते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बिगिंस इन द क्लासरूम, नॉट इन द साइलो। यानी नॉलेज, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी डिसिप्लिन ही ट्रू न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है। आज जब दुनिया पाकिस्तान को देखती है तो वो सिर्फ एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है। फेरोज हसन खान लिखते हैं, आवर न्यूक्लियर स्टोरी इज नॉट अबाउट डिस्ट्रक्शन, इट्स अबाउट डिटरेंस, डिग्निटी एंड डिटर्मिनेशन। पॉज। ये कहानी है एक कौम की जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, मगर जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी साइंस और स्ट्रैटेजी दोनों से जवाब दिया। रिवर्सिंग स्ट्रेटेजिक श्रिंकेज बाय मुनीर अकरम। एक वक्त था जब पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल स्पॉटलाइट में था। कोल्ड वॉर के दौरान हमें की अलाय थे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल प्लेयर। लेकिन फिर दुनिया बदली, अलायंसेस बदले और पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस में छोटा पड़ता गया। मुनीर अकरम इस चैप्टर में लिखते हैं कि पाकिस्तान मस्ट रिवर्स इट्स स्ट्रेटेजिक श्रिंकेज, नॉट बाय कॉन्फ्रंटेशन बट बाय स्मार्ट डिप्लोमेसी। यानी पावर नहीं, पॉलिसी से कमबैक करना होगा। अकरम बताते हैं कि कोल्ड वॉर के एंड और 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को रिएक्टिव बना लिया था। हर फैसला किसी और के प्रेशर में, कभी वॉशिंगटन, कभी IMF, कभी रीजनल इंस्टेबिलिटी। रिजल्ट, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी श्रिंक होने लगी। लेकिन ऑथर के मुताबिक ये डिक्लाइन परमानेंट नहीं, ये रिवर्सिबल है। फिरोज अकरम के नज़दीक पाकिस्तान को दोबारा अपनी रीजनल सेंट्रलिटी बनानी होगी, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान एक ब्रिज स्टेट बनकर। उनका कहना है कि आवर ज्योग्राफी इज आवर ग्रेटेस्ट एसेट इफ वी लर्न हाउ टू यूज इट। यानी ज्योग्राफी को बर्डन नहीं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाना होगा। ऑथर लिखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिक्योरिटी से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ शिफ्ट करें। उनके मुताबिक पावर टुडे इज नॉट जस्ट मिलिट्री, इट इज इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड डिप्लोमैटिक। यानी अब जंग टैंकों से नहीं, ट्रेड और टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। अकरम रेकमेंड करते हैं 3 मेजर स्ट्रैटेजीज। रीबिल्ड रीजनल टाइज, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ बैलेंस्ड और प्रैग्मैटिक रिलेशंस बनाएं। 2. स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप्स, अमेरिका और वेस्ट के साथ कॉन्फ्रंट नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट बेस्ड एंगेजमेंट रखें। 3. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, CPEC और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को नेशनल नैरेटिव का सेंट्रल पार्ट बनाएं। उनका विजन है कि पाकिस्तान एक गेटवे ऑफ ग्रोथ बने, ना कि एक बैटलफील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। मुनीर अकरम लिखते हैं, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ कैन नॉट कम फ्रॉम आइसोलेशन, इट कम्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन। यानी पाकिस्तान को दोबारा ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस में एक्टिव रोल लेना होगा। UN फोरम्स, रीजनल डायलॉग्स, क्लाइमेट समिट्स, हर जगह अपनी आवाज़ उठानी होगी। द अफगान कनंड्रम बाय अहमद राशिद। अगर कोई एक चैप्टर पाकिस्तान के सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को समझाता है तो वो है द अफगान कनंड्रम, रिटन बाय अहमद राशिद, साउथ एशिया के मशहूर जर्नलिस्ट और अफगानिस्तान के एक्सपर्ट। ये चैप्टर एक ऐसे मसले पर रोशनी डालता है जो सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं, पाकिस्तान के फ्यूचर से भी डायरेक्टली लिंक्ड है।
अहमद राशिद कहते हैं दैट अफगानिस्तान इज नॉट जस्ट आवर नेबर, इट इज़ आवर मिरर। यानी अफगानिस्तान में जो कुछ होता है उसका असर सीधा पाकिस्तान के अंदर महसूस होता है, चाहे वो पीस हो या वॉर। ये दोनों मुल्क एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उनका मुस्तकबिल अलग नहीं लिखा जा सकता। राशिद बताते हैं कि 1980s में जब सोवियत इन्वेजन हुआ तो पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज आए और साथ ही आई कलाशनिकोव्स और एक्सट्रीमिज्म की कल्चर। फिर जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में एंट्री ली, मगर इस बार बैटलफील्ड हमारे अपने शहर बन गए। अहमद राशिद इसको कहते हैं द डबल एज्ड पॉलिसी। एक तरफ अलायंस विद द यूएस और दूसरी तरफ अपनी सॉइल पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस। ऑथर लिखते हैं, पाकिस्तान केप्ट वॉकिंग अ टाइट रोप, बैलेंसिंग बिटवीन सपोर्टिंग अमेरिका एंड प्रोटेक्टिंग इट्स ओन इंटरेस्ट्स। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत महंगी साबित हुई। थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स लॉस्ट, बिलियंस का इकोनॉमिक लॉस और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट का बोझ। राशिद के मुताबिक प्रॉब्लम सिर्फ मिलिटेंसी नहीं थी, प्रॉब्लम थी स्ट्रैटेजी की कन्फ्यूजन। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहता था या सिर्फ स्ट्रेटेजिक डेप्थ जहां इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो? ये सवाल हर गवर्नमेंट के सामने था, लेकिन जवाब कभी क्लियर नहीं हुआ। ऑथर कहते हैं, पीस इन अफगानिस्तान कैनॉट बी इम्पोज्ड, इट हैज़ टू बी ओन्ड। यानी पीस तभी आएगी जब अफगान लोग खुद अपना सिस्टम चूज करें और नेबर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनके प्रोसेस का रिस्पेक्ट करें। पाकिस्तान का रोल यहाँ क्रिटिकल है, एज अ फैसिलिटेटर ऑफ पीस, नॉट अ कंट्रोलर ऑफ पावर। अहमद राशिद एम्फसाइज करते हैं कि पाकिस्तान को अपनी अफगान पॉलिसी में 3 चीज़ें चेंज करनी होंगी। 1. क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, सिक्योरिटी सिर्फ वॉल से नहीं ट्रस्ट से बनती है। 2. इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, दोनों तरफ के मिलिटेंट नेटवर्क्स को मिलकर डिसमेंटल करना होगा। 3. इकोनॉमिक लिंकेज, ट्रेड, ट्रांजिट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पीस को परमानेंट बना सकते हैं। उनका कहना है, स्टेबिलिटी इज चीपर देन कॉन्फ्लिक्ट। द इंडिया फैक्टर बाय सैयद रिफात हुसैन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी थिंकिंग का कोर एलिमेंट रहा है, द इंडिया फैक्टर, रिटन बाय सैयद रिफात हुसैन। ये चैप्टर समझाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं, बल्कि 2 नैरेटिव्स, 2 आइडेंटिटीज और 2 कन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्रीज का एक सफ़र है। सैयद रिफात हुसैन लिखते हैं कि सिंस 1947 इंडिया हैज़ बीन बोथ अ नेबर एंड अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स दोनों पर इंडिया का शैडो छाया रहा है। कश्मीर डिस्प्यूट, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर टेंशन्स, ये सब माइलस्टोन्स हैं एक लंबी मिसट्रस्ट की कहानी के। ऑथर के मुताबिक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंडिया सेंट्रिक रही है। हर मिलिट्री बिल्डअप, फॉरेन अलायंस और पॉलिसी डिसीजन किसी न किसी फॉर्म में इंडिया फैक्टर से लिंक्ड रहा। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ इसलिए दिया क्योंकि इंडिया सोवियत कैम्प में था, और जब इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्पीड अप कर दिया। यानी हर डिफेंसिव स्टेप एक रिएक्शन था, नॉट एन इंडिपेंडेंट विजन। सैयद रिफात हुसैन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच मिसट्रस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं, ये सोसाइटल लेवल तक जाता है। मीडिया नैरेटिव्स, स्कूल टेक्स्ट बुक्स और पॉलिटिकल स्पीचेस ने दोनों तरफ एनिमी इमेज को और मजबूत किया। लेकिन ऑथर सवाल उठाते हैं कि क्या हम हमेशा पास्ट में फंसे रहेंगे या फ्यूचर का सोच भी पाएंगे? हुसैन लिखते हैं, पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज नॉट अ ड्रीम, इट इज़ अ नेसेसिटी। उनके मुताबिक अगर दोनों मुल्क डायलॉग और ट्रेड पर फोकस करें तो म्यूचुअल बेनिफिट पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी कोऑपरेशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये सब चीज़ें डिस्ट्रस्ट को कम कर सकती हैं। ऑथर एक ब्यूटीफुल लाइन लिखते हैं, वॉर्स डिवाइड बट कॉन्वर्सेशंस हील। अगर हम बॉर्डर के दोनों तरफ इंसानियत और समझ को बढ़ाएं तो वो अमन किसी ट्रीटी से ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन पीस सिर्फ विश से नहीं आता, उसके लिए पॉलिटिकल करेज चाहिए, और ये दोनों तरफ से आनी चाहिए। हुसैन ये भी याद दिलाते हैं कि हर दफा जब पाकिस्तान और इंडिया ने डायलॉग स्टार्ट किया, किसी इंसिडेंट ने उसे तोड़ दिया। करगिल वॉर, मुंबई अटैक,
पुलवामा और दोनों साइट्स फिर से जीरो पे आ गए। उनका कहना है, ट्रू सिक्योरिटी कम्स नॉट फ्रॉम डिफीटिंग योर नेबर बट फ्रॉम डिफीटिंग योर फियर्स। सैयद रिफात हुसैन का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को फियर के बजाय कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन पर बिल्ड करना होगा, क्योंकि जब तक हम इंडिया को सिर्फ दुश्मन के तौर पर देखेंगे तब तक हम अपनी आइडेंटिटी को भी इनकम्प्लीट रखेंगे। पीस इज नॉट वीकनेस, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। मेन टेकअवेज। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट नहीं बल्कि एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। इसे ज़रूरत है रिफॉर्म, एजुकेशन और लीडरशिप की, न कि मायूसी की। सिविल मिलिट्री बैलेंस, इंस्टीट्यूशंस की मजबूती और अच्छे गवर्नेंस तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एनर्जी रिफॉर्म ही पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का फैसला करेंगे। एजुकेशन, टॉलरेंस और डायलॉग यही टूल्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी को पीस पर बेस होना चाहिए, पैरानोया पर नहीं। फाइनल रिफ्लेक्शन। मलीहा लोधी का पैगाम इस किताब के जरिए बहुत सिंपल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके लोग हैं। अगर वो बिलीव करें, रिफॉर्म करें और यूनाइट हो जाएं, तो क्राइसिस उन्हें डिफाइन नहीं करेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसके प्रॉब्लम्स नहीं लिखते, बल्कि वो लिखता है कि वो उन्हें कितनी हिम्मत से सॉल्व करता है।